चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ की स्वाति होतकर होंगी, अमित सेठ जुड़ेंगे और कविता जैन और प्रकाश गावा, जैसे मैंने कहा, हमारा साथ दे रहे हैं पिछले शो से। और कुछ ही देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO आशीष सोमैया जी। उनसे बातचीत करेंगे मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्सचर को लेकर। लेकिन एक बार आज का मूड चेक कर लेते हैं मार्केट का। और निफ्टी एट डे हाई 17,995, इवन बैंक निफ्टी भी डे हाई 41,268 और बैंक निफ्टी अब अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी आईटी से सबसे ज़्यादा सहारा मिला है मार्केट को। निफ्टी आईटी इस समय वापस फ्राइडे के हाई के ऊपर, और इनफैक्ट इस समय ऑलमोस्ट वो जो पूरी फ्राइडे की कैंडल लेकर आएंगे, अगर आप निफ्टी आईटी का डेली कैंडल लेकर आएंगे तो जो फ्राइडे की कैंडल थी, फ्राइडे की जो रेड कैंडल थी, अब क्या उसका जो टॉप एंड है उसका वो अब हम उसको पूरा नेगेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए आपकी स्क्रीन पर। और यही निफ्टी आईटी का मूड रहा है। 3-4 दिन पहले भी आपने देखा होगा वो एक रेड कैंडल बनी थी, उसको अगले 2 दिन में निफ्टी आईटी ने पूरा किया था। और आज एक ही दिन में निफ्टी आईटी उस कैंडल के ऊपर आपको बता रहा है कि इस समय आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में, अगर किसी इंडेक्स में है तो वो आईटी इंडेक्स है नियर टर्म में। और खासतौर से इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इनमें ज़बरदस्त तेज़ी है इस समय। और 18,000 के बेहद करीब अब हम निफ्टी पर। वीरो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और यस, ये दिन आईटी को बिलोंग करता हुआ निफ्टी आईटी डे हाई और कैपिटल गुड्स भी याद रखिएगा। जो सुबह सुबह में ट्रेड्स पकड़े तो उसमें एबीबी अब लीडिंग बाई लगभग 3.25% का स्विंग यहाँ पर है। आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा सुसज्जित पैनल है आपकी स्क्रीन पर, और स्वाति होतकर, अमित सेठ, कविता जैन और प्रकाश गावा जी जो हैं वो पिछले कार्यक्रम से भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में फिर से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त के 2 कन्विक्शन ट्रेड्स? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा पहला कन्विक्शन कौन रहेगा? डीएलएफ। डीएलएफ में हमने 3 से 4 दिन पहले देखा था एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। फ्राइडे को इसने रेस्ट लिया था, तो इसमें जो डाउन मूव था मुझे लगता है वो कंप्लीट है और स्टॉक इज रेडी टू गो अप। स्टॉक थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, ट्रेड अपने 200 एमआ के आसपास होवर कर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लगता है कि डीएलएफ ऊपर जा सकता है। करंटली इसका प्राइस है 368.75 कैश में। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 377 और स्टॉप लॉस रहेगा 363 का। और वीरेंद्र जी, सेकंड एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा। ये पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रेड फ्राइडे के 17 में भी 2 बजे को हमने दिया था, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इसका स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, तो उस ट्रेड को थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है लगभग 364 रुपीज 80 पैसे का। इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस अब रहेगा 369 का और टारगेट्स रहेंगे 354 के। ओके, ठीक है। LIC हाउसिंग तो DLF पर एक ट्रेड हो गया और एक LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर एक सेल ट्रेड इस समय इनिशिएट होता हुआ, ये अमित जी की ट्रेड। गाबा जी, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी ट्रेड्स इस समय की 10 AM ट्रेड्स। गाबा जी अनम्यूट करिए प्लीज। सॉरी, गुड मॉर्निंग टू यू एस वेल अनुज। आज मैंने सुना है आईटी पैक दोनों ही अच्छे लगते हैं। एक तो है इन्फोसिस, लगता है यहाँ पर फ्रेश मूव शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया बेस बना है। ट्रेड कर रहा है 1599, स्टॉप होना चाहिए 1590 का, टारगेट 1620। तो यस, इन्फोसिस अच्छा लगता है। और मेन लाइन स्टॉक अगेन विप्रो भी। विप्रो का भी चार्ट लगता तो है साइडवेज मूव, लेकिन इस साइडवेज मूव में स्ट्रेंथ है। ट्रेड कर रहा है 406.86 रुपीज 80 पैसे के। टॉप होना चाहिए 404 का, ज्यादा नहीं, बस ऑन द अपसाइड करीब 412 के नजर आते हैं। तो विप्रो और इन्फोसिस पर ध्यान देना चाहिए। विप्रो और इन्फोसिस, पूरा समर्पण प्रकाश सर का इस वक्त जो है वो आईटी की तरफ है। 18,001 आपकी स्क्रीन पे 18,001 18,000 का लेवल इस मॉर्निंग अगर आप देखें विजिबल है। एंड थैंक्स टू आईटी। मीनवाइल याद रखिएगा B2 बजाज फाइनेंस ये भी अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे आएगा। अच्छा, चलते हैं पैनल के पास एक बार फिर से। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या रहेंगे? यस, गुड मॉर्निंग अनुज। आज के लिए 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट है मेरा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे। अगर इसका हम वीकली चार्ट देखें तो एक पैरेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स, एंड हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन एज वेल एज अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। मुझे लगता है इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, ये 4 डिजिट में एंटर हो सकता है। तो आई बिलीव अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट रहेगा 980 रुपीज का। करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 945 लेवल्स। यहाँ पे करंट लेवल पे बाय कीजिएगा 930 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 930। मेरा सेकंड बाय कॉल इस फ्रॉम ऑटो पैक है, जो कि बजाज ऑटो पे।
इसका अगर हम वीकली भी चार्ट देखें या डेली, काफी दिनों से ये काफी साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। परसों फ्राइडे का हम डेटा देखें तो उसने एक डोजी पैटर्न कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया है। आज का कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है, वहां से अभी तक इसने स्ट्रेंथ बरकरार रखी है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो भी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है वो मध्य रखते हुए मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 4000 के लेवल पे। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 3860 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4000 प्लीज। ओके ठीक है, तो बजाज ऑटो पर सुबह गाबा जी ने भी बजाज ऑटो सजेस्ट किया था, यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम। कविता जी आपकी फ्रेश ट्रेड्स? या जी, सो आईटी इन द मॉर्निंग हम ट्रैक किए थे, एक अच्छा मूव वहां बना। टेक महिंद्रा अगर आप देखें एक बहुत अच्छी रैली फॉर श्योर इस काउंटर में आई है, बट एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है टेक महिंद्रा पर। मुझे लगता है थोड़ा सा नजरिया सिर्फ इंट्राडे का न रख के आप बाय ऑन डिप्स का अगर अप्रोच रखें टेक महिंद्रा पर तो एक अच्छे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी दिखती है। जो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखता है उसके टारगेट्स लंबे लगते हैं, स्विंग ट्रेड्स की तरह लें 2-3 दिन के लक्ष्य के लिए। मुझे लगता है 1200-1240 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। अनटिल एंड अनलेस 1120 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन है, डिप को बाय अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए टेक महिंद्रा में। आज भी डिप का वेट करें सिंस 2-2.25% ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेड ऑन टेक महिंद्रा। एल्स मुझे लगता है कि कुछ पोटेंशियल दिखा रहे हैं बैंकिंग काउंटर्स में। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई माइट सेकेंड हाफ में मूव देते हुए दिखे, जहां एचडीएफसी पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, एचडीएफसी बैंक आई एम टॉकिंग अबाउट, का ब्रेकआउट मुझे लग रहा है। सो यहाँ मुझे लगता है सेकेंड हाफ में माइट बैंक्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, तो 1655 के एसएल के साथ एचडीएफसी बैंक को अप्रोच करना चाहिए 1675 1680 के लेवल्स के लिए। सो एचडीएफसी बैंक विल बी HDFC बैंक विल बी बाय। चलिए देखिए, निफ्टी अब इस समय 18,000 की ट्रेजेक्टरी क्रॉस कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम मार्केट की दो हैं, एक तो रिलायंस थोड़ा वीक है और एक बैंक्स में एसबीआई थोड़ा सा जो है वो अभी भी मार्केट को एक उतना सहारा नहीं दे पा रहा जितना बाकी स्टॉक्स दे रहे हैं। हालांकि ग्रीन में आ गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी हल्की सी अंडर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू अदर इंडिसेस। एक संवर्धन मदरसन लेकर आइए जरा, एक वो जो सुबह बड़ा गैप अप हुआ था वहाँ थोड़ी सेलिंग आई है। अब ये स्टॉक जो है वो ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का हो रहा है और एबीबी में आज ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। एबीबी एक अच्छा मूव आपको दिखाएगा, लेकिन डिक्लाइन कहाँ पर है? सिप्ला अभी भी इस समय डे लो के काफ़ी करीब इस समय सिप्ला ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा 2-3 स्टॉक्स के रोल ओवर आंकड़े देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। वोडाफोन आइडिया में अच्छा रोल ओवर हुआ है, करीब 48%। और सीमेंट पैक में श्री सीमेंट, एक बार श्री सीमेंट लेकर आई है एक्चुअली। श्री सीमेंट ज़बरदस्त मूव इस समय, और ज़रा इसका रोल ओवर देखिए, करीब 32% का रोल ओवर। और ये लास्ट की कैंडल देखिए, जो लास्ट 5 मिनट का बार बना है 10-5 से 10-10 के बीच में, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बन रही है श्री सीमेंट में। इनफैक्ट अभी तो सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम रहा है, पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ मैं। और अल्ट्राटेक भी देख लो आप, इवन ग्रासिम लूजली सीमेंट देखिए, वो जो जिस बार की मैं बात कर रहा था, बड़ी ग्रीन बार, एक मतलब मैसिव, ऑलमोस्ट बुर्ज खलीफा जैसी बार इस समय ग्रीन बार। वीरो कुछ और स्पॉट किया क्या आपने? That was nice अनुज, बुर्ज खलीफा जैसी बात, नाइस स्पॉटिंग। श्री सीमेंट आपकी स्क्रीन पर 26,317 और याद रखिएगा रोल ओवर की फिगर्स। और श्री सीमेंट 8 फरवरी यानी टेक्निकली स्पीकिंग श्री सीमेंट अब 1 साल के सर्वोच्च रुपए। अनुज एक बात आई थिंक ये है कि जब एसीसी अंबुजा जब लिए थे अदानी ने ग्रुप ने, उसके बाद पूरा बाजार फोकस यही कर रहा था कि बाजार जनाब इनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होगी। बिल्कुल। अब इस एफपीओ के, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फेल होने के बाद, हाँ। ठीक है ना, अब वो जो पूरा का पूरा मुद्दा था ना कि कैपेसिटी भाई ये ऐड करेंगे, ये लीडर होंगे, अब वो एग्जैक्टली अगर आप देखें वाइस वर्सा हो गया, उल्टा हो गया। क्या बाजार इसी पे फोकस कर रहा है? वीरू आपने बिल्कुल सही और नेल ऑन द हेड जैसे कहते हैं ना, आपने बिल्कुल वो हिट किया है। हाँ। ये इसीलिए रैली आई है। आपको याद होगा जब एसीसी अंबुजा अदानी ग्रुप ने एक्वायर किया था, तब जबरदस्त री रेटिंग हुई थी अदानी और अंबुजा और एसीसी की, और बाकी स्टॉक गिर गए थे। क्योंकि जैसे यूएस में एक अमेजॉन डिस्काउंट मिलता है, अगर किसी भी सेक्टर में अमेजॉन आता है तो एक अमेजॉन डिस्काउंट मिलता है। इंडिया में वही होता है, जब अदानी किसी सेक्टर में एंटर करता है तो अदानी डिस्काउंट हो जाता है एक, और यही हुआ था।
लेकिन अब क्योंकि ये एफपीओ फेल हुआ, उसके बाद एक क्लियर था कि शायद उतना एक्सपेंशन पे वो खर्चा कर नहीं पाएंगे। इसके लिए अंबुजा एसीसी वापस उसी जोन में आ गए और जो बाकी के स्टॉक्स थे वो वहाँ पर क्लियरली बिल्कुल ये एक फैक्टर रहा है, वहाँ पर एक बाइंग आई है। लेकिन देखिए वीरू, निफ्टी बात करते करते 30 पॉइंट फिसला एकदम से इंटरडे में। देखिए 17,964 वो जो प्रॉफिट टेकिंग की बात हुई थी कि 18,000, ये एक्चुअली शायद मेरे को लग रहा है रिफ्रेश नहीं है ग्राफिक। अगर इसको रिफ्रेश कर, हाँ आप देखिए, और अगर टिक बाय टिक आ जाएगा तो और आपको क्लियरली दिखाएगा कि एकदम से देखिए 17,957 निफ्टी। और बैंक निफ्टी देखिए, प्रॉब्लम मार्केट की जो जिसे कहते हैं कमज़ोर कड़ी कौन जिसकी बात करते हैं, ये टिक बाय टिक डेटा आपकी स्क्रीन पर 17,956, तो एग्जैक्ट वो 18,005 तक गया। और एक हमने आपको जब शो खत्म करे तो बोला था कि एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करिएगा क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल रहेगा मार्केट। और एक बार जरा देख लेते हैं स्टॉक्स क्या प्रेशर कर रहे हैं। रिलायंस, वीरू रिलायंस देखिए एक बार इंटरडे 0.5% नीचे इस समय, और इसी ने मूड बिगाड़ा है पिछले 15 मिनट का। ये जो निफ्टी एकदम से 18,000 से फिसला 17,964 पे आया, ये रिलायंस नहीं किया है बेसिकली। बिल्कुल रिलायंस। और याद रखिएगा, अगर आप 3 कैंडल्स देखिए, फिर इस चर्चा को छेड़ने का विषय यही है, आई मीन कि रिलायंस जो है वो बैकफुट पे है, लेकिन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करता है, सिंस इट्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ वेटेज ऑफ इंडेक्स बात करना, ये अपने आप एक सेक्टर है, याद रखिएगा। ये अमित जी, 3rd कंसेक्यूटिव डे, और इसका जो कोरिलेशन है वो 50 डेमा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। आई मीन गुरुवार की कैंडल का ओपन वही था, और शुक्रवार की कैंडल का हाई वही था, और आज का भी हाई वही है। रिलायंस को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? जी वीरेन जी, रिलायंस में हमने अगर वीकली चार्ट्स पे देखे तो इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस था 2300 2335। हमेशा स्टॉक यहाँ से रिवर्स करता था और इस बार भी वही हुआ। उसके बाद हमने एक वर्टिकल राइज देखा, 100-125 रुपए की इसमें मूव देखी, ऊपर 2440 2450 के लेवल्स देखे। और जैसे कि आपने कहा कि 50 डेमा पे जाके 3 दिन से ये पॉज हुआ है। जैसे मेरी रीडिंग है, अगर इसका 10 डेमा 20 डेमा देखे, दे हैव स्टार्टेड टू पॉइंट अप। कुछ ही दिनों में मेरे को लगता है आज या कल में 10 और 20 डेमा का क्रॉसओवर भी हो जाएगा। तो रिलायंस को मैं इस स्थिति में देखता हूं कि इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि एक हायर लो ऑलरेडी बन चुका है इसमें। रिलायंस अगर कहीं ना कहीं मेरे को अगर 2380 2400 के लेवल्स में मिलेगा तो मैं डेफिनेटली एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंटर करके इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब जान लेते हैं कि बड़ा पैसा लगाने वाले निवेशक इस समय बड़ा पैसा कहाँ लगा रहे हैं। और इस समय इस समझाने के लिए हमारे साथ वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष तोमैया जी जुड़ गए हैं। और बड़े फंड की बात हुई है तो वाइट ओक जनवरी एंड तक $5.7 बिलियन के AUM के साथ इंडिया के बिगेस्ट फंड्स में शुमार है। तो उनसे जान लेते हैं कि इस समय मार्केट को लेकर क्या अप्रोच है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में, और ख़ास तौर से बैंकों में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। हालांकि IT ने थोड़ा कोशिश की है मार्केट को सहारा देने की। आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? क्या इंक्रीमेंटली और पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, या अभी वेट एंड वॉच की अप्रोच है? अनुज जी, एक्चुअली अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टर्स का मूड देखें तो पिछले 1.5 साल, मतलब आप देखिए अक्टूबर 2021 से लेकर के अभी तक एक तरीके से एक रेंज में मार्केट मूव हो रहा है। तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के तौर पे ओवरऑल देखिए सेक्टर रोटेशन हुई है। 2022 में जो सेक्टर चले वो पहले बहुत खराब कर रहे थे, और उसके पहले जो सेक्टर अच्छा कर रहे थे वो 2022 में बहुत खराब किए हैं। तो 2023 कैसा रहेगा, फिर से कोई सेक्टर रोटेशन होगा, ये सब आगे जा करके देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के अगर आप मोटा मोटी मार्केट के एग्रीगेट्स देखें तो अट्रैक्टिव बनते जा रहा है। लेकिन यही होता है कि जब 1-1.5 साल तक पैसा नहीं बनता है और मार्केट अट्रैक्टिव बनने लगता है, तब तक इन्वेस्टर्स का मूड थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जब पैसा रिटर्न बन रहा होता है तब इन्वेस्टर्स ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि अगर आप रिटेल वॉल्यूम्स देखें, अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के इन्फ्लोज देखें, तो एक तरीके से आपको एक लैक ऑफ मोटिवेशन या जिसको स्लो डाउन बोल सकते हैं आप, वो नजर आ रहा है। तो हमारी तरफ से यही कोशिश है कि जो भी लोग फेंस पे हैं उनको हम एडवाइस करें कि भाई अभी फिर से पैसा लगाने का मौका आ गया है या आने वाला है, और आप मार्केट को कंस्ट्रक्टिवली देखिए। यही हम लोगों का मैसेज रहता है आजकल। आशीष जी, एक सेक्टर जिसने ज़बरदस्त वापसी की है मार्केट में वो है IT। क्या आपने पार्टिसिपेट किया है इस रैली में, या फिर
और अभी आपका क्या व्यू है इस सेक्टर को लेकर, जिस तरीके से रिकवरी आई है और जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स ने लीड किया, और इवन नंबर्स भी अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के, तो जितनी ज़्यादा मार्केट डर में था रिसेशन को लेकर या मार्जिन्स को लेकर, वो उतना शायद प्ले आउट हुआ नहीं। एक्चुअली अनुज जी, पिछले साल 2022 में कई सारे कारण थे जिसके वजह से आईटी की एक तरीके से देखे तो पिटाई हुई आप बोल सकते हैं यूएस को लेकर के, या केवल जैसा मैंने बताया सेक्टर रोटेशन है। तो अब लोगों को अगर ऑयल, मेटल, कमोडिटी, यूटिलिटी में पार्टिसिपेट करना है तो जिसमें पैसा बना है वो बिकता है। 20-22 बिलियन डॉलर की एफआई सेलिंग हुई, उसमें आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स और आईटी का ही सेलिंग देखने को मिला हमको। तो जाहिर सी बात है कि जितनी सेंटीमेंट और टेक्निकलिटीज की वजह से जितनी पिटाई हुई थी, उतना फंडामेंटल्स में नहीं था पेन। तो हम लोगों का आईटी में वैसे पहले हम लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि हमारा ओवरवेट था 2022 के शुरुआत में, लेकिन अभी रिसेंट पास में फायदा भी हुआ इसका। तो हम लोग आईटी में ओवरवेट रखकर ही चल रहे थे, और पिछले 2-3 महीनों में जो रिकवरी है उससे डेफिनेटली फायदा हुआ है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ आशीष जी, और अभी अनुज और मैं इनफैक्ट एक स्पेस पे बात कर रहे थे, दैट्स सीमेंट है, एंड एक्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। सीमेंट पे काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है, और मुद्दा यही है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स की फिगर है 10 लाख करोड़ रुपए की, तो ये स्पेस क्यों ना चले? आपका सीमेंट पे क्या टेक है इस वक्त? नहीं वीरेंद्र जी, हमारा भी एक्सपोजर है इसमें, और क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग डीप इंफ्रास्ट्रक्चर या कमोडिटीज, क्योंकि ये बहुत ही मैक्रो डिपेंडेंट होते हैं, इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रखते हैं। लेकिन इसमें सीमेंट एक एक्सेप्शन होता है, क्योंकि सीमेंट को अगर आप देखें तो ज्यादा तरीके से आप देखें लोकल कमोडिटी है, ग्लोबल कमोडिटी साइकिल या ग्लोबल मैक्रोस पे नहीं डिपेंड करते हुए ये लोकल फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो इनफैक्ट सीमेंट एक ही ऐसी कमोडिटी है जिसमें हम लोगों का एक्सपोजर है भी, और जिसको हम बिलीव करते हैं कि आगे जाकर के भी काफी पोटेंशियल रहेगा। आप सही बोल रहे हैं कि एक ग्रुप के स्टॉक्स में जो पिटाई हुई है उसकी वजह से कई बार, जैसे पहले भी आईटी की बात हुई, तो टेक्निकल कारणों की वजह से क्या होता है कि लोग फंडामेंटल्स को भी उसमें मिक्स कर देते हैं, और टेक्निकल्स कभी कभी या कोई भी सेंटिमेंटल चीजें जो है वो फंडामेंटल्स को ओवरशैडो कर देती है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट था उससे हम लोग सहमत हैं कि आने वाले समय में इतना जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो और अगर आप देखें कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रही है, जो प्लेयर्स हैं वो भी इसी तरीके का मूड बता रहे हैं। अच्छा आशीष जी, चलिए सीमेंट पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, अब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्दों के चुनाव से बिल्कुल लग रहा है वो। ऑटो, एक पिछला जो मूव था वो M&M ने लीड किया था, और वो TVS ने लीड किया था। शायद EV की स्टोरीज को बाजार बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है, उसको चेस करने की कोशिश करता है। अब आप देखिए मदरसून ने जो डील क्रैक की है, और हम सहगल साहब के अगर आप देखें एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बे, उनकी दूरदर्शिता को सब जानते ही हैं। ये M&A एक्टिविटीज़ और जिस प्रकार का इस वक्त रुझान है ऑटो में, आपको लग क्या रहा है? चेस करना चाहिए ऑटो को, और एक पर्टिकुलर धड़ा, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो, आप किसको प्रेफर करेंगे इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, हम लोग एक्चुअली जैसे आप सवाल पूछ रहे, आप देख रहे होंगे कि हमारा एक्सपोजर करीब हर सेक्टर में, क्योंकि हम लोग वैसे देखा जाए तो सेक्टोरल इन्वेस्टर है नहीं। हम लोग टिपिकली जो भी एक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं वो स्टॉक सिलेक्शन से अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। एज फार एज सेक्टर्स आर कंसर्न, तो BSE 500 के मुकाबले कुछ ओवरवेट, कुछ अंडरवेट, बट कुल मिला के हमारा सारे ही सेक्टर्स में एक्सपोजर रहता है। तो ये एक डिस्क्लेमर के बाद मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर आप ऑटो की बात कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोजर है इसमें, और बड़े कंपनीज में ज्यादातर, क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि अब पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं, जैसे आप पूछ रहे थे स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल, हमारे रिस्क एपेटाइट के लिए कमर्शियल व्हीकल बहुत ही ज्यादा सिक्लिकल हो जाता है। तो आमतौर पे हमारा कमर्शियल व्हीकल में एक्सपोजर नहीं रहता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ज्यादातर हमारा 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स में ज्यादा एक्सपोजर है। और हम लोगों को लगता है कि पिछले 2-3 साल अगर आप 2018-2019 को देखें तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए एक साथ, चाहे वो फाइनेंसिंग कॉस्ट हो, चाहे वो भारत 6 था, और उसके बाद काफी सारी चीजें हो गई, कोविड, लॉकडाउन, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई 2018, 19 और 20 में। इंश्योरेंस कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, बहुत क्षति पहुंची उस सेक्टर को। लेकिन 2021 के बाद से जो नेचुरल
एक ट्रैक्शन है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है, और जो एक बेसिक रेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, जिसकी बेसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि 2-3 साल पहले लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि ये डाउन एंड आउट है। और एक चीज मैं आपको बोलूं कि वर्ल्ड ओवर इट इज वेल नोन कि जब एक इकोनॉमी $5-6 पर कैपिटा इनकम क्रॉस करती है, तब जाकर तो ऑटो सेक्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है, तब ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी एक कंट्री में बड़ा सेक्टर बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पेनिट्रेशन की बात चल रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ओवरऑल एक मैक्रो स्टोरी अगर आप देखें, तो ऑटो की जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है। अब ठीक है, उसमें आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं कि ईवी का कितना बोलबाला रहेगा और कितना ट्रेडिशनल आईसी इंजिन्स का सस्टेनेबिलिटी रहेगा, इसके ऊपर आप डेफिनेटली अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आगे जाकर के अभी भी काफी जर्नी बाकी है, और हम लोगों का अभी फिलहाल देखें तो ज्यादा एक्सपोजर फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स में है। व्हीलर्स पर और ऑटो की स्टोरी अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। इसमें सिर्फ आशीष जी एक जो प्रॉब्लम आती है वो हमेशा आती है कमोडिटी प्राइसेस को लेकर, क्योंकि वो काफ़ी, और हमने देखा भी है कई कंपनियां उतना शायद पास ऑन भी नहीं कर पाती हैं। उस पर क्या व्यू है? क्या लग रहा है कि वो जो मेटल सुपर साइकिल पिछले साल तक लग रही थी, क्या वो खत्म हुई है या अभी भी इंटैक्ट है? क्योंकि उससे ना सिर्फ मेटल्स पर फर्क पड़ेगा, बट हमारी पूरी की पूरी ओवरऑल मार्केट पर भी फर्क पड़ता है उससे। अनुज जी, ऐसा है कि मतलब मैं अपने आप को किसी भी एंगल से एक कमोडिटी एक्सपर्ट या मैक्रो एक्सपर्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि और उस पर हम लोग बेट करते भी नहीं है। लेकिन अनुज जी, आप भी जानते हैं, देखा गया है कि जब भी कमोडिटी के दाम थोड़े चलने लगते हैं तो एक सुपर साइकिल फोरकास्ट किया जाता है। लेकिन उसके सामने आप ये भी देखिए कि अगर दुनिया भर में ये चिंता है कि भाई चाइना की इकोनॉमी स्ट्रक्चरली एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है, या वहाँ की इकोनॉमी मैच्योर हो चली है, या अगर लोगों को ये चिंता है कि यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होगी या हार्ड लैंडिंग होगी, हमको चिंता है कि जो यूरोप का बेलवेदर है जर्मनी, वो रिसेशन की तरफ रुक करके बैठा है। यूक्रेन का जो वॉर है उसकी वजह से यूरोप में काफी भारी कोलैटरल डैमेज है। अगर तो विश्व भर में अगर ये चिंताएं हैं, तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि कमोडिटी के दाम आसमान को छुएंगे? तो ये कहीं ना कहीं पे ये एक इलॉजिकल चीज है। और जब भी कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं सुपर साइकिल फोरकास्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। और कमोडिटीज का एक डिफिकल्टी ये भी है कि फंडामेंटल डिमांड के अलावा इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्पेकुलेशन भी देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे क्या है कि कभी टेलविंड कभी हेडविंड, लेकिन इंट्रिंसिकली जिस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे या इंट्रिंसिकली जहाँ पे हमारी इकोनॉमी है, तो उसमें अल्टीमेटली ऑटो की बहुत लंबी जर्नी चल रही है। मैं जानता हूँ कि हमारे काफी दर्शक जो है वो लॉन्ग टर्म के अलावा नियर टर्म की भी चिंता रखते हैं, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप 2 साल से भी, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, 2 साल 3 साल का भी नजरिया रखे, तो भी इसकी एक इंट्रिंसिक जो डिमांड है वो तो हमको देखने को मिलेगी, और यहाँ से एक्चुअली ग्रोथ और होगी। चलिए आशीष जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। थैंक यू अरुण सर। थैंक यू। तो चलिए, ये वाइटो कैपिटल से व्यू। अच्छा, एक बार एनएमडीसी स्टील लेकर आइए जरा, और ये स्टॉक जो है अब मेरे ख्याल से ये एक शायद वॉल्यूम दिखाएगा अगर, हाँ वो प्रॉब्लम है, लेकिन अपर सर्किट पर है ये 3175 पर, और 73 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। अब 74 लाख शेयर की तरफ बढ़ने की तैयारी, और बड़ा मूव इस समय एनएमडीसी स्टील पर आ रहा है। लेकिन एक और जो थोड़ा सा एक स्टॉक इस समय, एक वीरो जीएनएफसी, देखिए एक बार एकदम से स्टॉक ने एक अपटेक दिखाया। ये देखिए, खैर एनएमडीसी स्टील जिसकी हमने बात की थी, लेकिन एक बार इंटरडे में जीएनएफसी लेकर आइए। एफएनओ का स्टॉक है ये, और अभी इसने डे हाई लगाया। और इनफैक्ट इवन नवीन फ्लोरीन, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। गाबा सर कोई ओके, अमित जी कोई व्यू इस पर, जीएनएफसी पर, अगर आपने ट्रैक किया हो तो? जी डेफिनेटली है। जीएनएफसी में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 10 और 20 डमा इसने क्रॉस किया है। एक इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन था, और स्टॉक वापस हायर लो बना के जो सारा फॉल है अब वापस एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में आने की कोशिश कर रहा है। अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है अगर 563 क्रॉस होता है, जो कि इसका 50 डमा है, तो इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 580 का होगा। अगर किसी की पोजीशन ऑलरेडी है तो इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 548। चलिए अमित जी, स्वाति जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।
और इस शो को अब यहीं समाप्त करते हैं और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर नीरज जी जुड़ेंगे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और संकेत तो अच्छे दिखा रहा है, बिल्कुल, संभलने की कोशिश कर रहा है लगातार, और खासतौर से आईटी हाँ, आईटी उसका सपोर्ट। चलिए देखते हैं दिन के दौरान कैसे और चीज़ें पैन आउट होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 18 के ऊपर टिकना चाहिए इसको, 970 पे अभी। बहरहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद फिर शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की।